वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गिगी स्पॉट। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टे के ऊपर। एप्लीकेशन फॉर स्टे। जब आप अपील फाइल कर देते हैं तो वहां पे आपको स्टे की ज़रूरत पड़ती है। उसके ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, डिटेल से हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सिनेरियो जो है वो बता देता हूँ कि हम ये एप्लीकेशन जो है स्टे की क्यों फाइल कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो टॉपिक जो है वो कंटिन्यू होता है इनकम टैक्स अपील का। हमें 161 का ऑर्डर आया था, नोटिस आता है, पहले हमने उसके रिप्लाई बनाने सीखे थे। फिर उसके बाद हमें ऑर्डर आता है 161 का, उसके भी मैंने आपको 2-3 तरह के रिप्लाई जो है डिफरेंट रिप्लाई बनाने सिखाए हैं कि आपने जब आपको 161 का ऑर्डर आ जाता है तो उसके आपने रिप्लाई कैसे बनाने हैं। और फिर जब आपको ऑर्डर आ जाता है तो उसमें अपील का मेंशन होता है, तो आपने फिर अपील कैसे फाइल करनी है, अपील के कितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनके फॉर्मेट्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे। अपील के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रेडी कैसे करना है, उनके अंदर इंफॉर्मेशन कैसे फिल करनी है, वो सारे मैंने आपको बताई हैं। उसके बाद जो है हमने ग्राउंड्स ऑफ अपील जो है वो भी बनाने सिखाए थे मैंने आपको। फिर हमने अपील को ऑनलाइन एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर फाइल कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बताई थी। ये जितने भी टॉपिक्स थे इनके ऊपर एक एक टॉपिक के ऊपर सेपरेट वीडियो जो है डिटेल से मैंने डिस्कस करके वो अपलोड की हुई है। आपके साथ सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई हैं, तो वो मैंने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड की हुई हैं। वो आप जब प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो आपको सारे के सारे सिनेरियो की समझ आ जाएगी। उसके बाद 137 का एक नोटिस आता है, डिमांड नोटिस, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। 138 का एक नोटिस आता है, रिकवरी नोटिस, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। उसके ऊपर डिटेल हमने डिस्कशन की है, उनके ऊपर भी सेपरेट वीडियोस जो हैं वो मैंने अपलोड की हुई हैं, वो आप देखेंगे वो भी आपको पता चल जाएगा। फिर हमने अपील फाइल करने के बाद अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशंस फाइल करनी सीखी थी, वो भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं। उसके बाद हमने और डिफरेंट तरह के जो भी इनके डॉक्यूमेंट्स थे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं रेडी करने, वो भी हमने सारे के सारे सीखे थे। अर्ली हियरिंग की जो नोटिस आता है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किए थे। और 138 का जो नोटिस होता है उसका रिप्लाई आपने कब देना है, कैसे देना है, उसका फॉर्मेट भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो अपनी जो एप्लीकेशन थी अपील्स की वो सारी की सारी हम ऑनलाइन फाइल कर चुके हैं। हमारी अपील की हमने ऑनलाइन फाइल किया है, तो उसकी हमें हेयरिंग के लिए भी हमने एप्लीकेशन फाइल किया कि हमारा केस जो है वो जल्द से जल्द हेयरिंग के लिए फिक्स किया जाए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको मेंशन कर दूं कि 138 का जो नोटिस है उसके ऊपर मैंने 2 वीडियोस जो हैं वो डिटेल से अपलोड की हुई हैं। उनके ऊपर हमने एक एक चीज़ डिस्कस की हुई है। 138 का नोटिस, उसका क्या पर्पस है, वो इतना इम्पोर्टेंट नोटिस क्यों होता है, उसका आपने विद इन ड्यू डेट या जल्द से जल्द आपने उसका रिप्लाई क्यों देना है, उसके साथ कौन से एविडेंस अटैच करके देने हैं। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिस होता है 138 का, क्योंकि वो रिकवरी का होता है। जब वो नोटिस आ जाता है तो आपके अगेंस्ट जो है लीगल प्रोसीडिंग्स जो है रिकवरी की स्टार्ट हो जाती हैं, तो उससे बचने के लिए आपने उसका रिप्लाई देना होता है जल्द से जल्द, ताकि आपके अगेंस्ट किसी किस्म की लीगल प्रोसीडिंग रिकवरी की ना स्टार्ट हो। लीगल प्रोसीडिंग रिकवरी की कैसे स्टार्ट होती हैं, कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो आपके अगेंस्ट लिए जा सकते हैं एफबीआर की तरफ से, वो भी हमने चीजें डिटेल से डिस्कस की हैं जब हमने 138 का टैक्स नोटिस जो है वो डिस्कस किया था। उसके ऊपर मैंने अपलोड की हुई है वीडियोस। तो हमने अपील जो है वो फाइल कर दी है, तो अभी तक हमें अपील की हेयरिंग जो है उसकी डेट नहीं है। जब आप अपील फाइल कर देते हैं, अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन भी फाइल कर देते हैं, तो फिर आपको कुछ दिन वेट करना पड़ता है कि आपका केस जो है वो हियरिंग के लिए लगे, ताकि आप अपनी हियरिंग में जाएं और जाके वहां पे केस डिस्कस करें। जल्द से जल्द आप अपना केस जो है वो रिकवर खत्म करवाएं ताकि रिकवरी आपके अगेंस्ट ना हो। लेकिन जब आप अपील फाइल कर देते हैं ऑनलाइन तो आपकी हियरिंग डेट आने में कुछ टाइम लग जाता है, जिसमें 1 वीक भी लग सकता है, 15 डेज भी लग सकते हैं। सम टाइम जो है अगर ज्यादा बर्डन हो, अपील ज्यादा हो ऑलरेडी अपील ऑफिस में, तो आपकी अपील जो है उसकी हियरिंग को आते आते 1 मंथ भी लग सकता है, 1.5 मंथ भी लग सकता है, 2 मंथ्स भी लग सकते हैं, काफी ज्यादा टाइम भी लग सकता है। तो इस प्रोसीजर के दौरान जो है वो टैक्स ऑफिस में जिस कमिश्नर ने आपके अगेंस्ट ऑर्डर इशू किया था, यहाँ पे अपील्स वाला डिपार्टमेंट तो सेपरेट है, ये एक सेपरेट अदारा है जहाँ पे आप अपील में जा रहे होते हैं। लेकिन आपके जो टैक्स नोटिस इशू हुए
हुए होते हैं, टैक्स ऑर्डर इशू हुए होते हैं, वो एक सेपरेट अदारा है। लेकिन जब आप अपील फाइल कर देते हैं और वेट कर रहे होते हैं कि आपकी हियरिंग लगे ताकि आपका केस जो है वो डिस्कस हो, लेकिन उतनी देर में वो टाइम कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है हियरिंग में आप, क्योंकि आपकी हियरिंग में कुछ टाइम लगेगा, 1 वीक या 2 वीक्स लगेंगे, फिर आपका केस डिस्कस होगा, 2-3 हियरिंग्स होंगी आपकी, उसमें भी टाइम लगेगा, फिर आपको अपील का ऑर्डर मिलने में भी टाइम लगेगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो इस दौरान जिस कमिश्नर ने आपके अगेंस्ट पहला ऑर्डर इशू किया था, जिसकी बेस पे आप अपील में आए हैं, तो उसने एक डिमांड नोटिस जो है 137 का भी इशू किया होता है और एक 138 का रिकवरी नोटिस भी इशू किया होता है। तो रिकवरी से बचने के लिए हम अपील जब फाइल कर देते हैं, उसके बाद हम जो कमिश्नर अपील होता है उसको हम ये कहते हैं कि जब तक हमारा केस जो है हियरिंग के लिए नहीं लगता, हमारी हियरिंग में भी हमें कुछ टाइम लगेगा, फिर ऑर्डर लेने में भी अभी कुछ टाइम लगेगा अपील के बाद। तो ये सारा का सारा जो टाइम होता है, इस टाइम के दौरान जो कमिश्नर है जिसने फर्स्ट ऑर्डर हमारे अगेंस्ट इशू किया था, जिसकी बेस पे हम आपके पास अपील लेके आए हैं, वो कमिश्नर हमारे अगेंस्ट, वो जो कमिश्नर है जिसने 161 का ऑर्डर इशू किया है या 138 का नोटिस इशू किया है, वो हमारे अगेंस्ट किसी किस्म की रिकवरी ना स्टार्ट कर दे, क्योंकि अपील में हमें टाइम लग सकता है, 1 मंथ भी लग सकता है, 2 मंथ्स भी लग सकता है। तो हम चाहते हैं कि वो जो पहला कमिश्नर है एफपीआर ऑफिस वाला, वो हमारे अगेंस्ट किसी किस्म की लीगल प्रोसीडिंग रिकवरी की स्टार्ट ना करे। इसलिए हम कमिश्नर अपील को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें एक स्टे ऑर्डर दे दें, ताकि उस स्टे ऑर्डर की बेस पे फिर जो कमिश्नर होता है जिसने 161 का ऑर्डर इशू किया होता है या 138 का नोटिस इशू किया होता है, ताकि उसको हम रोक सकें कि हमारे अगेंस्ट किसी किस्म की लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट ना करे। जब कमिश्नर अपील जो है आपको एक स्टे ऑर्डर दे देता है, वो स्टे ऑर्डर आप लेके जाते हैं वापस एफबीआर ऑफिस में, जिस कमिश्नर ने आपके अगेंस्ट ऑर्डर इशू किया होता है, 161 का ऑर्डर हो या कोई भी ऑर्डर हो जिसकी बेस पे आप अपील में गए हैं, और 138 का नोटिस हो जिसकी बेस पे आप अपील में गए हैं, तो उस कमिश्नर के पास हम वापस जाते हैं, कमिश्नर अपील का स्टे ऑर्डर लेके उसको देते हैं, हम उसकी एक कॉपी हम प्रोवाइड करते हैं कि ये देखें हमने कमिश्नर अपील से एक स्टे ऑर्डर लिया हुआ है इतने दिन का, तो इतने टाइम तक आप हमारे अगेंस्ट जो है वो रिकवरी ना करें। तो फिर जो कमिश्नर होगा जो एफबीआर ऑफिस में बैठा होगा, वो उतने दिनों तक आप के अगेंस्ट किसी किस्म का कोई भी टैक्स नोटिस इशू नहीं करेगा, रिकवरी का किसी किस्म की लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं होंगी। तो इसलिए आप सेफ साइड में चले जाते हैं। अगर आप स्टे ऑर्डर नहीं लेते, आपको हेयरिंग की डेट आने में टाइम लग जाता है, हेयरिंग में भी टाइम लग जाता है, फिर हेयरिंग का जो अपील का ऑर्डर है वो लेने में भी टाइम लग जाता है। तो इधर से आपने कमिश्नर जो होता है एफबीआर ऑफिस वाला, उसको किसी किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं होती इस चीज की, वो फिर चुप करके आपके अगेंस्ट जो है वो रिकवरी की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देता है। तो इसमें फिर आपका ही नुकसान है। तो इसलिए हम जो कमिश्नर अपील होता है उससे हम स्टे ऑर्डर लेते हैं कि जब तक हमारा जो अपील वाला केस जो है वो आपके पास चल रहा है, जब तक हमें अपील का ऑर्डर नहीं मिलता तब तक हमें एक स्टे ऑर्डर दिया जाए, ताकि हम एफबीआर वाला जो कमिश्नर है जिसने हमारे अगेंस्ट ऑर्डर इशू किया हुआ है, जिसने 137 का नोटिस या 138 का नोटिस हमारे अगेंस्ट इशू किया हुआ है, हम उसको जाके ये वाला स्टे ऑर्डर दे दें, उसकी एक कॉपी हम उसको प्रोवाइड कर दें, ताकि वो हमारे अगेंस्ट किसी किस्म की लीगल प्रोसीडिंग ना स्टार्ट करे। तो ये सारा सिनेरियो होता है। उम्मीद है कि मैंने आपको ये सारा का सारा डिटेल से समझा दिया, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी किस्म की इस सिनेरियो में समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये स्टे ऑर्डर की जो एप्लीकेशन होती है वो कैसे रेडी करनी है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखनी है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं फॉर्मेट आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। हम ये जो एप्लीकेशन अभी मैंने आपके सामने ओपन भी की हुई है, ये भी हम डिटेल से डिस्कस करते हैं, इसको हम रीड भी करते हैं। तो फिर उसके बाद हम जाएंगे एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ये आपने ऑनलाइन जो है स्टे की एप्लीकेशन कैसे फाइल करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है कमिश्नर इनकम टैक्स अपील जोन। ये वाला जो जोन है, जोन नंबर कौन सा होगा ये मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, जब से हमारा ये अपील वाला टॉपिक जो है स्टार्ट हुआ है। तो हर डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने आपको बताया कि ये अपील जोन और या आपने कैसे
कैसे पता करने हैं, क्योंकि ये जो होता है FPR ऑफिस वाले वहाँ पे भी आपके जोन्स लिखे होते हैं और अपील ऑफिस जो है ये एक सेपरेट डिपार्टमेंट है, यहाँ पे भी आपके अपील जोन्स डिफरेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल से ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा बताई हुई हैं कि ये चीज़ें आपने कैसे पता करनी है। तो ये अपील्स वाला जैसे ही आप स्टार्ट से टॉपिक जो है शुरू करेंगे वीडियोस को, तो आपको एक एक चीज़ की स्टेप वाइज हर चीज़ की समझ आ जाएगी। राइट साइड पे हमने डेट लिखी हुई है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा हुआ है। सब्जेक्ट में हमने लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर स्टे ऑफ डिमांड अंडर सेक्शन 128 टैक्स ईयर 2016। हमारा जो हमें केस डिस्कस कर रहे थे वो हमारा 2016 टैक्स ईयर का है, वो हमने लिखा हुआ है। आगे कंपनी का मैंने फर्जी नेम लिखा है, एंटिया लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर स्टे ऑफ डिमांड अंडर सेक्शन 128। हमें जो हमारे अगेंस्ट डिमांड बनाई थी वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी दफ़ा बताई भी हुई है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड की है 138 के ऑर्डर के ऊपर डिटेल से डिस्कशन की हुई है, उसका रिप्लाई कैसे आपने सबमिट करवाना है। उसमें भी मैंने आपको 138 का जो नोटिस आया था वो मैंने आपके साथ शेयर किया था, वो मैंने आपको दिखाया भी था। अब यहाँ पे जो है 128 जो सेक्शन है ये मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या चीज़ें लिखी होती हैं। ये आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो होता है वहाँ पे मिल जाएगा। ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस मैंने ओपन किया हुआ है, यहाँ पे है 128 सेक्शन। ये आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस FBR की वेबसाइट से जाके देख के चेक कर सकते हैं इसको। यहाँ पे जो है 128 सेक्शन में लिखा हुआ है प्रोसीजर इन अपील। ये पूरा का पूरा कंप्लीट सेक्शन तो मैं अभी रीड नहीं करूंगा क्योंकि फिर वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो ये कंप्लीट जो सेक्शन है वो डिटेल से आप इसको रीड कर लें, आपको हर चीज़ की समझ आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको रीड करके बताता हूँ। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। वी आर इन अ पार्टिकुलर केस द कमिश्नर अपील्स इज ऑफ द ओपिनियन दैट द रिकवरी ऑफ टैक्स levied under this ordinance shall cause undue hardship to the taxpayer. He, after affording opportunity of being here to the commissioner against whose order appeal has been made, may stay the recovery of such tax for a period not exceeding 30 days in aggregate. यहाँ पे मैं आपको ना एक सिंपल सा तरीके से समझा देता हूँ कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आप अपील फाइल करते हैं तो जो ऑर्डर आपके अगेंस्ट इशू हुआ होता है और रिकवरी का 138 का रिकवरी का नोटिस भी इशू हुआ होता है, कमिश्नर अपील जो होता है जिसके पास आप अपील लेके गए होते हैं वो उसके पास राइट है कि वो जो कमिश्नर पहला कमिश्नर था FBR वाला जिसने आपके अगेंस्ट 161 का ऑर्डर या कोई भी और ऑर्डर या 137 का या 138 का जो रिकवरी नोटिस होता है वो इशू किया है, उसके लिए वो जो है एक स्टे ऑर्डर इशू कर सकता है। कमिश्नर अपील के पास ये अथॉरिटी है कि वो FBR कमिश्नर ने जो ऑर्डर इशू किया होता है या 138 का नोटिस इशू किया था उस चीज को रोकने के लिए वो कमिश्नर अपील जो है वो एक स्टे ऑर्डर जो है वो या स्टे नोटिस जो है वो दे सकता है, उसके पास अथॉरिटी है। लेकिन कितने दिनों का दे सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट एक्सीडिंग 30 डेज इन एग्रीगेट, मतलब कि टोटल जो है वो 30 डेज का दे सकता है, 30 डेज से ज्यादा का वो स्टे नहीं दे सकता। यहाँ पे जब आप स्टे के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको फर्स्ट टाइम में ही 30 डेज का स्टे नहीं मिलता। मे बी आपकी हियरिंग जो है वो जल्द से जल्द फिक्स कर दें, वो आपको 1 वीक का भी स्टे ऑर्डर दे सकते हैं, 2 वीक्स का भी दे सकते हैं, 3 वीक्स का भी दे सकते हैं या 30 डेज का भी दे सकते हैं। ये केस टू केस वेरी करता है, जिस तरह के आपकी केस की नेचर होगी उस हिसाब से जो कमिश्नर अपील है वो आपको स्टे ऑर्डर दे सकता है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि मैक्सिमम जो है वो आपको 30 डेज का दे सकता है। लेकिन जब ऐसा होता है कि आपका 30 डेज जो है वो गुजर जाते हैं लेकिन आपकी अपील जो है वो अभी तक उसका फाइनल ऑर्डर नहीं आया होता किसी किस्म का, वो अभी तक हेयरिंग चल रही हैं, कोई भी रीज़न की वजह से वो चीज़ें लेट हो सकती हैं या आपको अपील का फाइनल ऑर्डर नहीं मिला, तो फिर उस सूरत में क्या होगा। फिर उस सूरत में भी उन्होंने लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, द कमिश्नर अपील्स आफ्टर अफोर्डिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर टू द कमिश्नर अगेंस्ट हुज ऑर्डर अपील हैज बीन मेड मे स्टे द रिकवरी ऑफ सच टैक्स फॉर अ फर्दर। यहाँ पे देखें ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज इन एग्रीगेट, मतलब कि फर्स्ट टाइम जब आप स्टे ऑर्डर लेंगे तो कमिश्नर अपील जो है वो आपको मैक्सिमम 30 डेज का देगा। लेकिन ये नहीं है कि आप अपील के लिए जो फाइल की है वो उसके लिए आप जो है स्टे ऑर्डर लेने जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो कमिश्नर आपको फर्स्ट टाइम ही 30 डेज का दे देगा, ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट टाइम में भी वो आपको 15 डेज का दे दे या मे भी आपको 1 वीक का दे दे या मे भी आपको एक ही दफा 30 डेज का दे दे। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये केस टू केस वेरी करता है। लेकिन अगर आपकी
अपील में ज़्यादा दिन लग जाते हैं या आपको फाइनल ऑर्डर लेने में ज़्यादा दिन लग जाते हैं। 30 डेज़ तो आपके गुजर चुके हैं, लेकिन उससे ज़्यादा डेज़ हो गए हैं आपको अपील में, अभी तक आपको अपील का ऑर्डर नहीं मिला, आपका केस अपील ऑफिस में भी अभी चल रहा है, तो उधर से आपकी रिकवरी जो है वो भी हो सकती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप दोबारा कमिश्नर अपील जो है उसको दोबारा आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, दोबारा एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हमारा जो है पहले वाला जो 30 डेज का जो स्टे ऑर्डर था वो वाला ख़त्म हो चुका है, तो हम काइंडली आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें मज़ीद जो है जो स्टे ऑर्डर दिया जाए, हमारी जो स्टे ऑर्डर का टाइम पीरियड है उसको एक्सटेंड किया जाए, फर्दर हमें टाइम पीरियड दिया जाए स्टे ऑर्डर के लिए, ताकि हमारे अगेंस्ट किसी किस्म की लीगल प्रोसीडिंग्स जो हैं रिकवरी की वो ना स्टार्ट हो। तो फिर उस सूरत में उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 30 डेज। जब पहले 30 डेज उनके गुजर जाएंगे, फिर उसके बाद अगर आपको मज़ीद जो है डेज चाहिए स्टे के, तो फिर आप रिक्वेस्ट दोबारा कर सकते हैं। तो फर्दर 30 डेज़ के जो हैं वो कमिश्नर जो है आपको दे सकता है। यहाँ तक कितने हो गए, 30 डेज़ पहले, 30 डेज़ फिर बाद में आप ले सकते हैं, मतलब कि टोटल 60 डेज़ हो गए। ये एक ही दफ़ा आपको 60 डेज़ का नहीं मिलेगा, ये आपको कम कम में मिलेंगे। फर्स्ट टाइम जब आप अप्लाई करेंगे मे बी 1 वीक का हो, फिर 15 डेज़ का आपको फर्स्ट टाइम मिल सकता है, या फर्स्ट टाइम आपको 60 डेज़ का। जब वो आपके फर्स्ट टाइम पीरियड जो है वो गुजर जाएगा तो फिर आप फर्दर अप्लाई कर सकते हैं। फर्ज करें आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करने के लिए गए हैं, आपको 1 वीक का स्टे ऑर्डर मिला है, आपने दोबारा किया, उन्होंने फिर 1 वीक का दे दिया, या फर्स्ट टाइम आपने अप्लाई किया आपको 15 डेज़ का मिला, फिर आपने अप्लाई किया फिर आपको 15 डेज़ का मिल गया, तो इस तरह 30 डेज़ हो गए। लेकिन 30 डेज़ आपके गुजर गए हैं, अपील का फाइनल डिसीजन नहीं हुआ, फिर आप फर्दर अप्लाई करेंगे तो फिर आपको दोबारा मिल जाएगा। तो इसमें किसी किस्म की कोई इशू वाली बात नहीं है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ये वाला जो सेक्शन है इसका पर्पज़ ये है। बाकी ये चीज़ें इसमें मज़ीद भी लिखी हुई हैं इस सेक्शन में, ये आप रीड करेंगे तो इसमें आपको मज़ीद क्लैरिफिकेशन जो है वो हो जाएगी। तो अभी हम आ जाते हैं वापस अपनी अपील की जो स्टे वाली एप्लीकेशन है उसके ऊपर। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है रिस्पेक्टेबल सर, योर ऑनर इज अवेयर दैट द टैक्सपेयर हैज फाइल्ड एन अपील अगेंस्ट द अलेज्ड ऑर्डर पास्ड बाय द असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर, ये उसका नेम लिखा हुआ है, उसके बाद उसका एड्रेस लिखा हुआ है, इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स ईयर 2016। यहाँ पे हम उनको बता रहे हैं, जो कमिश्नर अपील है उसको बता रहे हैं कि जैसा कि आपको पता है कि हम आपके पास एक अपील लेके आए हैं, ये जो FBR वाला ये वाला जो कमिश्नर था ये वाला, इसने हमारे अगेंस्ट एक ऑर्डर इशू किया था, उसकी बेस पे हम आपके पास अपील लेके आए हैं इस टैक्स ईयर की। उसमें उस ऑर्डर में द ऑर्डर रॉन्गफुली एंड अनलॉफुली कैलकुलेट द टैक्स डिमांड ऑफ इतनी 11,33,000 भी, उस ऑर्डर में इतनी डिमांड जो है वो उन्होंने कैलकुलेट करके बना दिया है हमारे अगेंस्ट। द टैक्स पेयर आल्सो हेयर बाई क्रेव्स एंड अप्लाइज द ऑनरेबल अथॉरिटी टू ग्रांट अ स्टे इन द रिकवरी ऑफ द अलाइज्ड टैक्स डिमांड बेस्ड ऑन द अबव सेड ऑर्डर अंडर सेक्शन 161 एज द अनडू एंड द रॉन्गफुली कैलकुलेट टैक्स डिमांड इन द अलाइज्ड ऑर्डर शैल कॉज अनडू हार्डशिप टू द टैक्स पेयर। यहाँ पे हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो कमिश्नर अपील है उसको हम बता रहे हैं कि हम आपके पास जो है वो एक अपील लेके आए हैं इस टैक्स ईयर की, इस कमिश्नर ने ऑर्डर इशू किया था उसकी बेस पे हम अपील लेके आए हैं जिसमें इतनी डिमांड बनी थी। तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें जब तक आपके पास हमारी अपील का केस चल रहा है हमें उस टाइम पीरियड तक एक स्टे ऑर्डर दिया जाए, ताकि हमारे अगेंस्ट जो है वो किसी किस्म की रिकवरी की प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट ना हो और टैक्स पेयर जो है उसके अगेंस्ट किसी किस्म का कोई लीगल एक्शन ना लिया जाए। ये चीज़ हमने यहाँ पे इस पैरे के अंदर मेंशन की हुई है। ये हमारा 161 का ऑर्डर था जो केस हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो ये चीज़ हमने एप्लीकेशन में लिखी हुई है। उसके बाद हमने लिखा हुआ है इट इज़ देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट द नीडफुल स्टे टू अवॉइड अनडू हार्डशिप टू द टैक्स पेयर अगेंस्ट द रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स विच इज बेस्ड ऑन द अलेज्ड ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट। यहाँ पे हम उनको यही बात कह रहे हैं कि हमें जो है जितना टाइम पीरियड हमारी अपील में लगेगा तो उसके हिसाब से जो है हमें एक स्टे ऑर्डर दिया जाए, ताकि हम जो कमिश्नर FBR वाला है जिसने हमारे अगेंस्ट जो है 161 का ऑर्डर और 138 का नोटिस इशू किया उसको हम जाके ये स्टे ऑर्डर की एक कॉपी दे सकें, ताकि हमारे अगेंस्ट जो है वो किसी किस्म की लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट ना करे। उसके बाद नीचे रिगार्ड्स लिखा हुआ है, कंपनी का हमने नेम लिखा हुआ है। तो ये जो है एप्लीकेशन है स्टे की, इसमें आपको ज्यादा कोई लंबी चौड़ी चीजें लिखने की किसी किस्म की कोई जरूरत नहीं है। ये एक सिंपल सा फॉर्मेट है जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया हुआ है। इसमें जो चीज़ें मैंने मेंशन कर दी हैं वो काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा किसी किस्म की चीज़ लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। यही फॉर्मेट जो है वो प्रोफेशनल लाइफ में हम यूज़ करते हैं, यही आप भी यूज़ करेंगे।
जस्ट ये फॉर्मेट आप अपने पास जो है वो सेम इस तरह का एप्लीकेशन का फॉर्मेट बना के अपने पास रख लें। जब भी जो भी केस हो तो जस्ट आपने इन्फॉर्मेशन उसके अंदर अपडेट करनी है और उसको ऑनलाइन फाइल कर देना। अभी फाइल कैसे करना है वो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ, हम FBR की वेबसाइट में किस तरह इसको फाइल करेंगे। तो इस एप्लीकेशन जो है वो स्टे वाली एप्लीकेशन आप ऑनलाइन इसको फाइल करेंगे और ऑनलाइन ही आपको इसका जो है रिप्लाई मिल जाएगा कि आपको इतने दिन का स्टे जो है वो दिया गया है। तो वो जब आपको स्टे मिलेगा वो नोटिस जो है कमिश्नर अपील की तरफ से जब आपको स्टे मिलेगा तो वो जो नोटिस होगा या ऑर्डर होगा वो भी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। उसमें हम देखेंगे कि जब आपको स्टे मिलता है तो वो नोटिस जो है या ऑर्डर जो होता है वो किस तरह का होता है, प्रोफेशनल लाइफ में या प्रैक्टिकल लाइफ में आपको टैक्स पेयर को किस तरह का इशू होता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी हम चलते हैं FBR की वेबसाइट पे, वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ये एप्लीकेशन जो स्टे है, स्टे की एप्लीकेशन है, ये हम किस तरह फाइल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी हम आ गए हैं FBR की वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे आपने जाना है अपील्स वाला जो सेक्शन है, ठीक है। ये सबसे ऊपर जो टैब्स बने हुए हैं यहाँ पे अपील्स वाला सेक्शन है। अभी यहाँ पे मे भी फ्यूचर में जो है इनकी वेबसाइट का कोई प्रीव्यू चेंज होता है तो ये कहीं और चला जाएगा, लेकिन आपको ये वाला यहीं पे मिल जाएगा। FBR की वेबसाइट के ऊपर सारी चीजें मिल जाएंगी। ये चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं लेकिन आपको ये सारी चीजें यहीं पे मिल जाएंगी। यहाँ पे अपील्स वाला जो टैब है उसके अंदर आपने क्लिक करना है। क्लिक करेंगे जैसे ही ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, यहाँ पे सारी की सारी अपील से रिलेटेड चीजें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन, ये देखें सेंटर में लिखा हुआ है एप्लीकेशन टू रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट ऑफ स्टे, एक ये चीज लिखी हुई है और उसके बाद ये भी लिखा हुआ है एप्लीकेशन टू रिक्वेस्ट ग्रांट ऑफ स्टे, यहाँ पे भी लिखा हुआ है एप्लीकेशन टू रिक्वेस्ट ग्रांट ऑफ स्टे। तो ये चीजें हैं, ये इनके पर्पस जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये देखिए, ये वाला जो है 45 सेक्शन है, सब सेक्शन 1 है। ये वाला जो है 33 सेक्शन है, सब सेक्शन 1 है। तो ये अपील जो है वो डिफरेंट और किसी सेक्शन की बेस पे होगी, तो तब आप ये वाले यूज करेंगे। ये हम फ्यूचर में इनको भी डिस्कस करेंगे कि ये जो दो लिखे हुए हैं ये किस पर्पस के लिए हैं, ये हमने किस टाइम यूज करने हैं। तो अभी हमने फाइल करी, हमारा इनकम टैक्स अपील वाला केस है, सिंपल केस है। 161 का ऑर्डर आपको हो या कोई भी और हो ऑर्डर आपको इनकम टैक्स का हो सिंपली, तो तब हम ये वाला यूज करेंगे, ठीक है, जिसमें कोई सेक्शन मेंशन नहीं है। एप्लीकेशन टू रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट ऑफ स्टे, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वाला टैब जो है ये ओपन होगा। यहाँ पे वो आपसे पूछेगा टैक्स पीरियड। टैक्स पीरियड अभी हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे, जिस टैक्स पीरियड की हम अपील फाइल करें। अभी हमारा केस कौन सा चल रहा था, 2016 का हम केस जो है वो डिस्कस कर रहे थे, लेकिन अभी हम यहाँ पे 2016 नहीं लिखेंगे। अभी मैं तो आपको चीजें जो है वो सिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे हम फर्जी टैक्स जो है वो लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे 2024 लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने फर्जी लिखा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे टैक्स ईयर वही लिखेंगे जिस टैक्स ईयर का आपको नोटिस आया हुआ है, जिस टैक्स ईयर की आप अपील फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ से आप जो है सबसे नीचे जाके कंप्लीट टैक्स ईयर जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ये देखें 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 कंप्लीट टैक्स ईयर जो है वो बन रहा है। इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूंगा। ये वाली जो एप्लीकेशन है ये आपको ओपन ओके नज़र इस तरह आएगी, एप्लीकेशन टू रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट ऑफ स्टे। तो उसके बाद बाकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे कंटेंट वाला जो है वो एक टैब है। कंटेंट वाले टैब के अंदर आपने क्या करना है कि जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको हम रिमूव करेंगे और अपनी जो एप्लीकेशन है जो अभी हमने रेडी की है वो वहाँ से हम कॉपी करेंगे। ये वाली एप्लीकेशन जो है इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, यहाँ पे आके आपने इसको पेस्ट कर देना है, सिंपली पेस्ट कर देना है, ठीक है। इस तरह आपने इसको पेस्ट करना है। उसके बाद आपने सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये सेव हो जाएगा। अभी तो मैं आपको चीजें जो है वो सिखा रहा हूँ। तो ये फर्जी एप्लीकेशन जो है इसमें चीजें लिखी हुई हैं, जैसे कि फर्जी मतलब कि इसमें ये जो कंपनीज के नेम है एनटीएन फर्जी लिखे हुए हैं, तो इसलिए मैं आपके साथ ये चीजें जस्ट शेयर कर रहा हूँ। तो आपके पास ये जो एक्चुअल में होगी एप्लीकेशन वो आपने यहाँ पे लाके पेस्ट कर देनी है। तो उसके बाद जो अटैचमेंट वाला टैब आएगा, अटैचमेंट वाला टैब के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे ये चीजें जो हैं वो आपने अटैच करनी है। अटैच क्या करनी है, यहाँ पे है एविडेंस विद एप्लीकेशन टू रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट ऑफ स्टे। एविडेंस जो आप एप्लीकेशन आपने फाइल की है इस ग्रांट ऑफ स्टे की, इसके साथ जो है एविडेंस आपने क्या अटैच करने हैं, आप यहाँ पे अटैच करेंगे 138 का नोटिस, 137 का, और आपका जो ऑर्डर है वो भी आप अटैच कर सकते हैं, ठीक है।
पहले वाला जो है ये वाला एविडेंस विद एप्लीकेशन टू रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट ऑफ स्टे, यहाँ पे आप जो है चुप करके 137 का 138 का जो है वो आप कर दें, या फिर जो है आपका जो बेस्ट ऑप्शन जो है आप यहाँ पे यही करें कि जो आपका होता है अपील फॉर्म जो होता है ना, अपील फॉर्म जो मैंने आपके साथ उसका फॉर्मेट भी शेयर किया है, वो अपील फॉर्म जो है मैंने आपको बताया भी है कैसे रेडी करते हैं, हमने ऑनलाइन अपील फाइल भी करनी सीखी है। तो अपील फॉर्म जो है वो आप फर्स्ट ऑप्शन में अटैच कर दें। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एविडेंस विद एप्लीकेशन टू फाइल अपील अगेंस्ट मेंशन्ड रेफरेंस ऑर्डर, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे रेफरेंस ऑर्डर के ऊपर। जो 161 का भी हम ऑर्डर डिस्कस कर रहे हैं, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्लस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जाके 161 का जो आपका ऑर्डर है वो आप यहाँ पे अटैच कर देंगे। यहाँ पे आपका पहले नंबर पे फॉर्म ऑफ अपील आ गया, यहाँ पे आपका रेफरेंस ऑर्डर आ गया। उसके बाद यहाँ पे आपने ग्राउंड्स ऑफ अपील अटैच करना है। ग्राउंड्स ऑफ अपील भी मैंने आपको बनाने सिखाए हुए हैं, क्योंकि ग्राउंड्स ऑफ अपील वाला जो डॉक्यूमेंट होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है अपील के अंदर, तो वो ग्राउंड्स ऑफ अपील आपने यहाँ पे अटैच करना है। अदर्स वाला जो है, अदर्स में आप कोई भी चीज जो है फर्दर अटैच कर सकते हैं 14 डॉक्यूमेंट्स के तौर पर। तो ये चीजें आपने यहाँ पे अटैच कर देनी। अटैच करने का मैंने आपको बता दिया, जस्ट आपने प्लस के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे जाके दोबारा प्लस के ऊपर आपने चीजें क्लिक करके तो चीज जहाँ पे आपके सिस्टम में पड़ी होंगी वो आपने यहाँ से पिक करके उसको अटैच कर देनी है। यहाँ पे आप अदर्स के अंदर जो है वो चीजें अटैच कर सकते हैं, फर्दर जो भी चीज़ें आपने अटैच करनी है। तो ये चीज़ें अटैच करके आप दोबारा सेव करके इसको सबमिट कर देंगे। ये आपकी एप्लीकेशन जो होगी ग्रांट ऑफ स्टे की, ये आपकी एप्लीकेशन इस तरह ऑनलाइन जो है वो सबमिट हो जाएगी। इस तरह आप इसको ऑनलाइन सबमिट करेंगे तो ये जैसे ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी तो फिर इसको आपने 2-3 दिन के बाद जो है रेगुलर बेसिस पे जो है इसको चेक करते रहना है। यहीं आपकी जो असाइनमेंट वाला जो टैब होगा, यहाँ पे आपका जो है वो ऑर्डर आएगा या नोटिस आएगा जिसमें आपको स्टे ऑर्डर जो है वो ग्रांट किया जाएगा। तो इस वीडियो में तो मैंने आपको बता दिया कि एप्लीकेशन कैसे फाइल करनी है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको बताऊंगा भी, ओपन करके भी ये चीजें दिखाऊंगा कि जब आपको असाइनमेंट वाले टैब के अंदर आपको स्टे ऑर्डर आता है अपील कमिश्नर अपील की तरफ से, तो वो यहाँ पे आता है। ये चीज मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में ओपन करके एफपीआर की वेबसाइट से भी चेक करवाऊंगा। फिर हम उस स्टे ऑर्डर को ओपन करके रीड करके भी चेक करेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, किस तरह का जो स्टे ऑर्डर होता है। तो ये चीजें फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में हमने सिर्फ इसकी एप्लीकेशन जो है वो कैसे फाइल करनी है, इस एप्लीकेशन का क्या पर्पस होता है, क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंट होती है ग्रांट ऑफ स्टे वाली एप्लीकेशन, उसके ऊपर हमने डिस्कस किया है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आपने इस वीडियो को लाजमी लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।